एक पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर खेल रही थी। वो हार गई और उसे डेयर मिला, अपनी जिंदगी के उस इंसान को कॉल करो जिसे तुम सबसे ज्यादा रिग्रेट करती हो। उसने फोन मिलाया और पूछा, अगर मैं अभी डिवोर्स ले लूं तो क्या तुम मुझे अपना घर दोगे? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ। पूरा कमरा अचानक चुप हो गया। सबको लगा मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा, लेकिन मैंने शांत होकर अपनी उंगली से रिंग निकाल दी। हमने अभी तक ऑफिशियली शादी रजिस्टर नहीं की, अभी भी देर नहीं हुई, चलो यहीं खत्म करते हैं, मैं उसके लिए रास्ता साफ कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड कुछ कहती उससे पहले ही मैं मुड़कर बाहर चला गया। रास्ते में मैंने बीजिंग में घर फोन किया। मॉम डैड, मैं वापस आकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ की खुश आवाज आई, ये तो बहुत अच्छी खबर है शाओ फैन, तुम आखिर मान गए। तुम जियांग ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुम इतने साल एक्सपीरियंस लेने बाहर ना जाते तो बहुत पहले कंपनी संभाल लेते तुम्हारे। हाँ पिता और मैंने पहले से लड़की सोच रखी है, बस तुम्हारे यहाँ कहने का इंतजार था। उनकी राहत भरी आवाज सुनकर मुझे हल्का गिल्ट महसूस हुआ। मेरी आवाज नरम हो गई। सब कुछ आप लोग तय कर लें। परफेक्ट, हम शादी 19 जनवरी को रख देते हैं। कैसा रहेगा? तुम कब वापस आ रहे हो? क्या पहले लड़की से मिलना चाहोगे? मैं जल्दी अरेंज कर सकती हूँ। मेरी माँ एक्साइटमेंट में लगातार बोलती जा रही थी और सच कहूँ मेरा सिर दर्द करने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता था मैं किससे शादी कर रहा हूँ, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उन्हें रोक दिया, मैं बस घर आकर आपका बोझ कम करना चाहता हूँ। शादी सेकेंडरी है, पहले मिलने की जरूरत नहीं, बस शादी अरेंज कर दीजिए, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला। मैंने मुड़कर देखा, बाय निंगबिंग अंदर आई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। शादी कौन सी शादी? मैंने तुरंत कॉल काट दी और तुरंत बहाना बना दिया। एक दोस्त की शादी है, वो चाहता है मैं उसका बेस्ट मैन बनूं। ये सुनकर बाय निंगबिंग का चेहरा रिलैक्स हो गया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने फोन टेबल पर रखा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद पानी की आवाज आने लगी। तभी फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगे, एक के बाद एक। थोड़ी झिझक के बाद बाय निंगबिंग ने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर मैसेज था, शेन हाउ यू? तुम्हें याद है तुमने पहले क्या कहा था? तुम सच में जांग फान से शादी करने का सोच रही हो? उसका दिल हल्का सा कस गया। उसने ऊपर स्क्रॉल किया और देखा बाय निंगबिंग का मैसेज जो 10 मिनट पहले भेजा गया था। शेन हाउ यू, तुम्हारा 28वां बर्थडे 33 दिनों में है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? कमरे में अब सिर्फ पानी की आवाज थी और हवा में एक नया राज धीरे धीरे खुलने वाला था। तुम्हें अभी भी याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन वापस वहीं रख दिया, सोफे पर पीछे टिक गया और यादें धीरे धीरे दिमाग में आने लगी। जब मैं 18 साल का था, मेरी आंटी शादी के लिए चीन वापस आई और मैं भी उनके साथ आया और यून यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज लाइफ आराम से जीने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं असल में कौन हूँ। सीनियर ईयर में फ्रेशमैन वेलकम गाला हो रहा था। मेरे रूममेट को अचानक मदद चाहिए थी तो मैं लास्ट मिनट पर इकॉम्पनाइज्ड बनकर स्टेज पर चला गया। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, मैंने नीचे देखा, वहां बाय निंगबिंग खड़ी थी। वो सफेद ड्रेस पहने थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो सीधे मुझे देख रही थी। उसने पूछा, क्या मैं आपका कांटेक्ट ले सकती हूँ? मुझे अच्छे दिखने वाले लोग पसंद हैं। मैंने तुरंत हाँ कह दी। उसके बाद हम रोज बात करने लगे और हर जगह अचानक मिल जाते। 3 महीने बाद बेयाद था निंगबिंग ने कन्फेस कर दिया। पहला प्यार, पहली नजर का प्यार। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी और हम साथ आ गए। 21 साल से 28 साल तक 7 साल। मेरे परिवार वाले मुझे घर बुलाते रहे। अरेंज्ड मैरिज के लिए मैं हर बार मना करता रहा और बीच बीच में मैं बाय निंगबिंग की राय जानने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती वो तुरंत बात बदल देती, जैसे शादी का नाम लेना भी गलत हो। शुरू में मुझे लगा वो तैयार नहीं है, लेकिन बार बार ऐसा होने पर मुझे शक होने लगा। फिर 15 दिन पहले एक गैदरिंग में कुछ ड्रिंक्स के बाद मुझे सच्चाई पता चली। असल में बाय निंगबिंग के दिल में हमेशा उसका बचपन का दोस्त शेन हाओयू था, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। शेन हाओयू उसे सिर्फ दोस्त मानता था और जिस रात हम पहली बार मिले, शेन हाओयू किसी और लड़की के साथ था। उस रात मुझे स्टेज पर देखकर उसे उसमें शेन हाओयू की झलक दिखी और अपने दिल का दर्द कम करने के लिए और उसे जलाने के लिए उसने मुझे चुन लिया। वह लिया आने वाले सालों में शेन हाओयू एक के बाद एक रिश्तों में रहा। हर बार जब वो ब्रेकअप करता, बाय निंगबिंग उसके पास जाने का सोचती, लेकिन तब तक वो किसी और के साथ होता और हर बार उसका दिल और टूट जाता। ऐसे ही 7 साल गुजर गए। हम कभी अलग नहीं हुए और बाय निंगबिंग ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी। वो इंतजार कर रही थी उस मजाक का जो शेन हाओयू ने नशे में कहा था, बिंग बिंग, अगर 28 की उम्र तक हम दोनों शादीशुदा नहीं हुए तो क्यों ना हम कोशिश करें। तब से हर साल वो उससे पूछती थी और इस साल वो समय आ गया था। शेन हाओयू का 28वां जन्मदिन। मैंने फोन के मैसेज देखे और हल्का सा मुस्कुराया।
33 दिन बाद शेन हाउ यू 28 साल का होगा और उसी दिन मैंने भी फैसला किया था सब खत्म करके घर लौटकर शादी करने का। मैंने बाई निनिंगबिंग को स्टडी रूम में जाते देखा, लाइट बंद की और लेट गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे कदमों की आवाज आई, फोन की हल्की रोशनी, कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। कुछ देर बाद उसकी सांसें स्थिर हो तय गईं। मैंने आंखें खोली, उसका फोन उठाया, वही चैट खोली और देखा 4 नए शब्द, नियन नियन, पुवांग। मतलब मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं छोटे शब्द, लेकिन मैं समझ सकता था उसने कैसे टाइप किया होगा। शायद वो लंबा मैसेज लिख रही होगी, फिर डिलीट कर दिया होगा। हर शब्द सोच समझ कर लिखा होगा। डर की कहीं भावनाएं ज्यादा ना दिख जाएं और डर की कहीं वो समझ ना पाए, ऐसी नरमी वो सिर्फ शेन हाउयू के लिए दिखाती थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो उसी वादे के लिए जी रही थी, 28वें जन्मदिन का वादा। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई, बगल में हल्की आवाज हुई। मैंने आंखें खोली, आज थोड़ा जल्दी काम से आ जाना। बाइनिंग बिंग स्किन केयर लगा रही थी। वो मुझे देखकर बोली, क्या हुआ, कुछ खास है क्या? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम भूल गई? बाई निनिंग बिंग कुछ पल के लिए रुक गई, फिर हल्का सा सिर हिलाया। पिछले 2 हफ्तों से उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, शेन हाउयू का 28वां बर्थडे, और उसका वो वादा। बाकी सब धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल गया था। यहां तक कि अपना खुद का बर्थडे भी मैंने पिछले 2 महीनों के बारे में सोचा। वो सरप्राइज जो मैं चुपचाप प्लान कर रहा था। दिल में एक अजीब सा एहसास बैठ गया। बाय निंगबिंग ने मेरे चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस हल्के स्वर में बोली, इस साल सिंपल रखो, पहले जैसा कुछ नहीं। हर साल मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए बहुत मेहनत करता था, बस उसे खुश देखने के लिए, लेकिन उसने कभी उस एफर्ट पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मेरी आवाज में हल्की सेल्फ मॉकिंग आ गई। पार्टी पहले ही अरेंज हो चुकी है, सब लोग कंफर्म कर चुके हैं, अब कैंसिल करना लेट हो गया। ये सेलिब्रेशन 3 महीने से प्लान हो रहा था तब मुझे, और नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर पता होता तो मैं कभी ये सब अरेंज नहीं करता। मेरी बात सुनकर बाय निंगबिंग कुछ देर चुप रही, फिर उसने फोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने उसके माथे पर हल्की सी चिंता की लकीर देखी। ऑफिस पहुंचते ही मैं सीधे अपने मैनेजर के कमरे में गया और रिजेक्शन दे दिया। जब मैं बाहर आया तो पूरा ऑफिस चौंक गया। शाओ फैन, तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? नई जॉब मिल गई क्या, इतनी जल्दी मूव कर रहे हो? कहीं तुम $1 बिलियन एम्पायर इनहेरिट करने तो नहीं जा रहे? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं घर जा रहा हूं शादी करने। सब लोग समझते हुए सिर हिलाने लगे। मेरा सबसे करीबी कॉलीग छिन हाओ पास आया। फैन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आखिर मान लिया। अचानक क्या बदल गया? मेरा समझाने का मन नहीं था, मैंने बात बदल दी। इन सालों में साथ देने के लिए धन्यवाद, आज डिनर। मेरी तरफ से काम के बाद हम 4 से 5 लोग डिनर के लिए गए। करीब 2 घंटे लगे। जब मैं होटल पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी कॉरिडोर से गुजरा, प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोलने लगा, मैं रुक गया। अंदर से आवाज आ रही थी और वो आवाज मेरे कदम रोक देने के लिए काफी थी। दरवाजे के बाहर खड़े खड़े अंदर की बातें सुनकर मैं रुक गया। बाहर बहुत ठंड है। बिंग बिंग किसे लेने गई है? और कौन? शेन हाओयू। मैंने खुद सुना। शेन हाओयू ने कहा वो आज वापस आ रहा है। और बाय निंग बिंग तो जैसे उड़ती हुई बाहर चली गई। उसे लेने सच में आज बिंग बिंग का 28वां बर्थडे है और 1 महीने बाद शेन हाओयू भी 28 का हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता वो उस वादे को पूरा करने वापस आया है? मैंने सुना। शेन हाओयू फिर सिंगल है तो हाँ, काफी पॉसिबल है, लेकिन अगर वो दोनों साथ हो गए तो जियांग फैन का क्या होगा? हमने ये बात उससे 7 साल छुपाई है। उसे तो ये भी नहीं पता कि शेन हाओयू नाम का कोई इंसान है। वो पूरे 7 साल सिर्फ बाय निनिंगबिंग के लिए जीता रहा। क्या करें? बाय निनिंगबिंग को शेन हाओयू से प्यार हुआ और वो कभी निकल ही नहीं पाई। अगर शेन हाओयू ने वादा निभा दिया तो वो जियांग फैन को छोड़ देगी, ये पक्का है। बस उसकी किस्मत खराब है। वैसे भी जियांग फैन का कोई खास बैकग्राउंड नहीं और ब्रेकअप करना आसान रहेगा। हाँ, वो इन सालों में हम सबके लिए अच्छा रहा, लेकिन हम बिम्बिंग के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें उसका साथ देना होगा। जब ब्रेकअप होगा तो बिम्बिंग को मुश्किल में मत डालना, हम खुद हैंडल कर लेंगे। उसे कार दे देंगे, कुछ गिफ्ट्स दे देंगे, ब्रेकअप सेटलमेंट समझ लो। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुनता रहा। मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था और अब दिल में कोई दर्द भी नहीं था। उल्टा मुझे ये थोड़ा मजाक जैसा लगने लगा। बाय निंगबिंग मुझे छोड़ने वाली थी और वो भी अपने दोस्तों से ब्रेकअप करवाकर 7 साल, और आखिर में यही बस फर्क इतना था, इस बार पहले जाने वाला मैं था। तभी कुछ वेटर ड्रिंक्स लेकर आए। मैं रास्ता देने के लिए पीछे हुआ। दरवाजा खुल गया और अंदर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबको ग्रीट किया, फिर बाय निंगबिंग अंदर आई। इस बार उसके साथ एक आदमी था। मैंने उसे देखा। हम दोनों में हल्की समानता थी, शायद 30 से 40%। मैं चुपचाप देखता रहा।
बाय निंगबिंग उसे सबसे मिलाती हुई घूमती रही और आखिर में मेरे सामने आकर रुक गई। ये शन हाओयू है, मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, और ये मेरे ऑर्डिनरी फ्रेंड जियांग फैन। उसे लगा मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने शांत होकर उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा पीछे हट गया, दोनों से दूरी बनाते हुए मुस्कुराया। मिस्टर शेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं बाय निनिंगबिंग का ऑनर्डिनरी फ्रेंड हूं। परिचय खत्म हुआ। कमरे का माहौल फिर लाइवली हो गया। शेन हाओयू बहुत आउटगोइंग था, सबसे बात कर रहा था, गेम्स खेल रहा था। एक वक्त पर उसके हाथ कार्ड से भरे हुए थे। उसने कैजुअली कहा, कोई मुझे वाटरमेलन खिला देगा? बिना सोचे बाय निंगबिंग ने अपने फोर्क से तरबूज उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। 7 साल मैंने उसे कभी मेरे लिए ऐसा करते नहीं देखा था। तेता शेन हाओयू ने भी इस बात को खास नहीं समझा। वो थोड़ा झुककर तरबूज खा गया, फिर अपना गिलास उठाया और आधा रेड वाइन पी गया। मैं कुछ मीटर दूर बैठा सब देख रहा था। बाय निनिंगबिंग ने वही गिलास उठा लिया और उसे नीचे रखा ही नहीं। एक के बाद एक वो उसी गिलास से पीती रही और हर बार वो अपने होंठ ठीक उसी जगह रखती जहां अभी शेन हाओयू ने रखा था। कुछ देर में वो साफ तौर पर नशे में दिखने लगी, लेकिन बर्थडे ट्रेडिशन तो निभाना था। सब लोग गाने लगे, हैप्पी बर्थडे। उसे खड़ा होकर मोमबत्तियां बुझाने को कहा गया। शोर से भरा कमरा अचानक शांत हो गया। मैं खड़ा हुआ, केक खुद उसके सामने लाया और मोमबत्तियां जला दी। बाय निंगबिंग ने केक पर लिखे 28 को देखा, अपने माथे को दबाया, नशा कम करने की कोशिश की। उसकी धुंधली आंखें धीरे धीरे कमरे में घूमी, फिर उसने एक उंगली उठाई। इस साल मैं विश नहीं मांगना चाहती, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। इतना कहकर उसने सीधे शेन हाओयू की तरफ इशारा किया। हाओयू, तुम भी 28 के होने वाले हो। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम्हारी अभी गर्लफ्रेंड है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। शेन हाओयू थोड़ा चौंका, फिर बोला, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कमरा अचानक शोर से भर गया। उसकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स जो पहले ही नशे में थीं खड़ी हो गईं और बाय निंगबिंग और शेन हाओयू को पास धकेलने लगीं। चीयर करते हुए मैं वहीं बैठा रहा, पूरे केओस के बीच, शांत संतुलित, एक ऑर्डिनरी फ्रेंड की तरह, जो कुछ नहीं जानता। पार्टी आधी रात के बाद खत्म हुई, सब लोग चले गए। मैंने बाय निंगबिंग को कार में बैठाया। वो अभी भी खुश थी, नशे में मुझसे टिक्कर बोल रही थी। उसकी आवाज भर आई, शन हाओयू, मत जाओ, मेरे साथ रहो। सबको तुम मिल जाते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया। हर दिन ड्राइवर सब सुन रहा था, हंसी रोक रहा था। जब हम पहुंचे वो बोला, सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो शेन हाओयू से प्यार करती है, लेकिन मैं शेन हाओयू नहीं हूं। अगली सुबह बाई निनिंगबिंग उठी। उसे रात की बातें याद आ गईं। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। आह फैन, कल रात मुझे बहुत पिला दिया गया। मैंने शायद कुछ बकवास कर दी, नशे में थी। दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी उसे सब याद होगा, और यह भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमजोर बहाना बनाएगी। लेकिन मैं शांत रहा, सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूं, मेरे चेहरे को देखकर जिस पर कोई भाव नहीं था। और फिर कल रात को याद करके बाय निंगबिंग को अजीब सा लगा। कुछ गलत था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। कल रात मैं सबके साथ बिजी हो गई, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जांग फैन, क्या तुम नाराज हो? आज काम के बाद हम डेट पर चलें। अपसेट, मुझे आज दोपहर कुछ काम निपटाना है, मैं नहीं जा रहा। जितना मैंने साफ मना किया, बाय निंगबिंग उतनी ही ज्यादा जिद करने लगी। उसे यह पूरा करना ही था। मैं उसे मनाने की कोशिश नहीं कर सका, इसीलिए मैंने मान लिया। शाम को मैं तैयार हुआ और बाहर निकलने ही वाला था कि छिन हाउ से मैसेज आया। फैन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया? वो तुम्हें ढूंढने आई थी, लगता है बहुत अपसेट है। मैसेज पढ़ने से पहले ही बाई निंगबिंग की कॉल आ गई। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को घूरता रहा। आंखों में कुछ भारी सा महसूस हुआ। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। बाय निंगबिंग की आवाज तेज और घबराई हुई थी। तुम्हारे कॉलीग ने मुझे बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया और तुम घर जा रहे हो शादी करने। मैं अभी सोच रहा था कि तुम्हें क्या बहाना दूं, उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ये नहीं बदला। मुझे समझ आ गया। उसे लगा मैं उसे शादी के लिए दबाव डाल रहा हूं, इसलिए इतनी घबराई हुई थी। मैंने शांत आवाज में समझाया,
यह सिर्फ मजाक था जो मैंने कॉलीग्स के साथ किया। उन्होंने शायद इसे सच मान लिया। मैंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैं थक गया था। मुझे बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। यह सुनकर उसकी आवाज का तेजपन धीरे धीरे कम हो गया। ऐसे मजाक मत करो। मैंने हल्की सहमति जताई। फिर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं, क्या उसे मुझे मिलने आना चाहिए। मैं अभी एड्रेस देने ही वाला था कि मैंने पीछे हल्की हंसी सुनी। यह बिल्कुल शेन हाउयू जैसी लग रही थी। जो शब्द उसके होंठों पर बनने वाला था वह बदल गया और इसके बजाय उसने कहा नेवर माइंड, और तुरंत कॉल कट गई। मैं स्क्रीन को घूरता रहा जैसे वो बंद हो गया। मैंने खुद पर हल्की मजाकिया सी मुस्कान दी। अगर उसे सच में मुझे ढूंढना होता तो इतनी जल्दी कॉल नहीं काटती। बस दिखावा कर रही थी। और किसी तरह मैं आधा भरोसा ही कर बैठा। मैंने एक टैक्सी रोकी और उस रेस्टोरेंट की तरफ चला जहां हमने मिलना तय किया था। सर्वर ने नाम पहचान लिया और सीधे ऊपर की प्राइवेट रूम में ले गया। मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा एक टेबल पूरी तरह खाना से भरी हुई थी, लेकिन बाय निनिंगबिंग कहीं नहीं थी। मेरा कंफ्यूज्ड होना देखकर ही था और सर्वर ने पोलाइटली झुककर समझाया। मिस बाय ने 10 मिनट पहले कॉल करके ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि आप बिना उसके शुरू कर दें, कुछ काम आ गया। वो कह रही थी वो थोड़ी देर से आएगी। अभी वाली फोन कॉल को याद करते हुए सब कुछ साफ हो गया। कुछ काम आ गया, सही है। वो शेन हाउयू के पास चली गई थी। तकनीकी तौर पर यह झूठ नहीं था। उसके लिए जो भी उसके प्यार से जुड़ा, चाहे कितना भी मामूली, वह अर्जेंट माना जाता था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अंदर गया और बैठ गया। सर्वर ने ध्यान से मेरे यूटेंसिल्स खोले और हर डिश के बारे में बताया। मैंने टेबल पर फैले सीफूड को देखा और अपनी आंखें थोड़ी चौंकी हुई सी की। यूरोप में बिताए वर्षों में मैं कभी वेस्टर्न फूड के आदी नहीं हुआ और अंत में मैं अक्सर सी फूड खाता रहा। अब इससे मैं परेशान हो गया था। चाइना लौटने के बाद भी ये नहीं बदला। अगर हम पहले साथ में खा रहे होते तो शायद मैं बिना कुछ बोले खा लेता, सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए। लेकिन अब मुझे इसका कोई मन नहीं था। मैंने सर्वर को हाथ हिलाकर बुलाया। टेबल साफ कर दीजिए, सर्वर ने हिचकिचाते हुए कहा। मिस बाय ने सब कुछ पहले ही पे कर दिया है मिस्टर जियांग। ये डिशेस काफी महंगे हैं, क्या आप श्योर हैं? अगर हम इन्हें क्लियर करेंगे, रेस्टोरेंट का पॉलिसी रिफंड नहीं देता। मैंने अपनी बैग से कार्ड निकाला। मैं समझता हूं, सब साफ कर दो और नया ऑर्डर लाओ। इसे इस कार्ड से चार्ज कर दो। चिंता मत करो, मैं कवर कर लूंगा। जब तक मैंने खाना खा लिया, ये बाय निंगबिंग अभी भी नहीं आई। मैंने इंतजार करना बंद कर दिया। मैंने बिल सेटल किया और घर चला गया। मैं अभी आधा रास्ता ही गया था कि एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। फैन, क्या तुम आज रात कहीं और रह सकते हो? हाउ अचानक वापस आया और पुराना घर साफ नहीं है, वहां रहना मुश्किल है। उसे भी ठंड की वजह से ठीक नहीं लग रहा। उसका पेट भी खराब है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्या मैं उसे आज रात के लिए यहां ला दूं? शेन हाउयू की देखभाल एक तरफ कर रही थी और मुझे छुपा रही थी दूसरी तरफ। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इस बार मैं खेलने के मूड में नहीं था। मैंने सीधे पूछा, क्या वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं है? फिर तुम दोनों के बीच जो कुछ है उसे क्यों छुपा रही हो? ये कब तक चलाने का प्लान है? बहुत देर के बाद रिप्लाई आया। बाई निंगबिंग ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसने सिर्फ एक डेट भेजा, 18 जनवरी। पहले और मुझे नहीं पता चलता कि उसने वो दिन क्यों चुना, लेकिन अब समझ गया। 18 जनवरी शेन हाउयू का बर्थडे था। अगर उसने उस दिन अपने प्रॉमिस को पूरा किया और उसे चुना, तो वो बिना हेजिटेशन मेरे साथ ब्रेकअप कर देगी। अगर नहीं, तो वो वापस आकर मुझसे मैरिज की बात करेगी। सवाल को इतना वेग रखकर अगर उसे रिजेक्ट किया गया, तो वो इसे जोक कह सकती थी और मैं, उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड, अभी भी वहां सेफ्टी नेट के रूप में मौजूद रहूं। किसी भी हालत में उसके पास एक परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार थी। मुझे लगभग एडमायर करना पड़ा, लेकिन अब मैं किसी का बैकअप प्लान बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने रिप्लाई नहीं किया, अपना फोन बंद कर दिया और होटल में चेक इन किया। सोने से पहले मैंने थोड़े ड्रिंक्स लिए और दोपहर तक सो गया। जब मैंने टाइम देखने के लिए फोन उठाया, फोन वापस ऑन हुआ और डोजन्स ऑफ नोटिफिकेशंस आए। ज्यादातर बाइनिंग बिंग से, कुछ उसके दोस्तों से। फैन, और तुम कहां हो? क्यों कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे? हमारे साथ ऐसा मत करो। बिंग बिंग तुम्हें पूरी रात ढूंढ रही थी। मैंने सारे एक्यूजेटरी मैसेजेस पढ़े और ठंडी हंसी हंसी।
सिर्फ एक रात के लिए फोन ऑफ किया और ये लोगों को डराने जैसा है? साथ ही हर कोई जानता था कि शेन हाओयू वो है जिसे बाय निनिंगबिंग अपने दिल के सबसे करीब रखती थी। क्या किसी ने सच में सोचा कि उसे फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या नहीं? मैं सोच ही रहा था कि बाय निंगबिंग का कॉल आ गया। उसका टोन शार्प था। फान हाओयू को सिर्फ एक रात के लिए जगह चाहिए थी। क्या इसके लिए इतना अपसेट होना सही है? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो भी इसे इस तरह हैंडल करना सही नहीं है। मुझे इसमें पढ़ने का मन नहीं था। मैंने उसे एक्सक्यूज दिया। मैं अपसेट नहीं हूं, मेरा फोन बंद हो गया था, बस इतना ही। किसी और समय बाय निंगबिंग इसे बिना सवाल किए मान लेती, लेकिन आज अरे किसी कारण से उसने पुश बैक किया। तो फिर तुम्हारा फोन हमेशा रीचेबल क्यों रहता था जब तक कि कल रात तक? कल रात क्यों? उसका सवाल मुझे रोक गया और अचानक सारे पुराने यादें रश कर आईं। कुछ साल पहले रात में बाई निंगबिंग को अचानक पेट में दर्द हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करना चाहा और गलती से मुझे डायल कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़कर उसके पास गया और मेडिसिन दी। पिछले साल वो वर्क के लिए विदेश गई, 7 या 8 घंटे का टाइम डिफरेंस था। उसने मेरे साइड का टाइम भूल गया और सुबह 3 या 4 बजे कॉल करके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा। मैंने खुद को उठाया, मॉनिटर सिस्टम खोला और उसे ढूंढने में मदद की। 3 महीने पहले मेरी एपेंडक्टमी हुई। ऑपरेशन टेबल से अभी थोड़ी ही देर पहले मेरी एनेस्थीसिया से पूरी तरह बाहर नहीं आया था, तभी उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी चाहिए। मैंने नर्स से कहा कि ला कर दे। एक के बाद एक हर एक प्रूफ कि मैंने पूरी तरह से खुद को उसके लिए दिया और इसमें से किसी का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं था। सारी बातें सोचते हुए मेरी आवाज में थोड़ी बिटरनेस आ गई। मैं बस वहां नहीं होना नहीं चाहता था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। इन शब्दों का वेट कहीं अंदर गहरा उतर गया। 7 साल साथ मैंने हर मोड़ पर अपने आप को उसके लिए बेंड किया, अग्रीएबल, एकोमोडेटिंग, कभी पुशबैक नहीं किया। हमने कभी रियल आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जब उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। रेयर समय में जब मैं क्वाइटली हर्ट हुआ, थोड़ी कोक्सिंग से मैं छोड़ देता, और इसके अलावा डेली लाइफ से लेकर डिनर्स और डेट्स तक मैंने हर तरह से उसकी केयर की। अगर वो अपने आप से ईमानदार होती, अरे तो बाय निंगबिंग को मानना पड़ता मैं एक ऑलमोस्ट परफेक्ट बॉयफ्रेंड रहा, सोचते हुए कि मैं हमेशा उसके लिए कितना अच्छा रहा। उसकी आवाज खुद भी सॉफ्टन हो गई। मैं जानती हूं, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी, इसी वजह से मैं इतनी हार्श लग रही थी। मुझे माफ करना। फैन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मुझे उसे देखने का मन नहीं था। मैंने कहा कि परेशान मत हो और टैक्सी लेकर घर चला गया। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, मुझे बताया गया कि बाय निनिंगबिंग अभी अभी बाहर गई थी। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी। उसे फिर से शेन हाओयू ने बुला लिया था। पुरुषों की कोलोन की हल्की खुशबू हवा में बाकी थी, जो सब कंफर्म कर रही थी। मैंने पूछा नहीं कि वह कहां गई। मैंने क्वाइटली हाउसकीपर से कहा कि विंडोज खोल दे और जगह हवा लग जाए। अगले 2 हफ्तों तक मैंने बाय निंगबिंग को एक बार भी नहीं देखा। जैसे मैं बस भूल गया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। कोई कॉल नहीं, उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं। शेन हाओयू के सोशल मीडिया से मैं आसानी से ट्रैक कर लेता कि वे कहां थे, लेकिन मुझे उस पर कन्फ्रंट करने या यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। जहां तक मेरा सवाल है, अब हर दिन सिर्फ काउंटडाउन था। मैंने अपनी एनर्जी बचाई नहीं किसी के लिए जिसके लिए मैं पहले ही गुड बाय कहने की तैयारी कर रहा था। न्यू ईयर्स ईव पर बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड ठीक था। मैंने इवनिंग अपने फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास मूवीज देखकर बिताया। आधे रात के करीब बाहर फायरवर्क्स और फायर क्रैकर्स शुरू हो गए। मैं थकने लगा था तो रॉकिंग चेयर में पीछे झुक गया और सोशल फीड स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक फुटस्टेप्स बेडरूम के बाहर की साइलेंस तोड़ दी। मैं उठ गया और बाय निंगबिंग स्टंबल करती हुई अंदर आई और पूरी तरह ड्रंकन। वो झूलती हुई आई और काउच पर शॉपिंग बैग्स का पहाड़ गिरा दिया। फिर एक एक करके उन्हें मेरे सामने खोलने लगी। मैंने तुम्हारे लिए 2 स्कार्फ्स खरीदी, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। फैन, तुम्हें ठंड लग रही है। फैन, ये रोलेक्स मैंने कुछ दिन पहले खरीदी, तुम्हारे न्यू ईयर का गिफ्ट। तुम्हें पसंद है? जब वो बोल रही थी, उसने एक के बाद एक गिफ्ट्स मेरे हाथों में दबा दिए। मैं घुटन महसूस कर रहा था और स्कार्फ खोल दी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और माफी मांगने लगी। मुझे माफ करना, मैं इन दिनों बहुत बिजी थी, घर आने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम फिर से मुझसे नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। जंग फान, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अब से हम अच्छे रहेंगे, मैं वादा करती हूं। इतना कहकर वाई निंगबिंग झुककर मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। शराब की स्मेल बहुत ज्यादा थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया, लेकिन मैंने उसे धीरे से बेडरूम में ले जाकर शांत कराया।
जब वह सो गई, मैंने लिविंग रूम में पड़े बैग्स ठीक किए और अपना फोन उठाया। सोशल मीडिया न्यू ईयर की कपल पोस्ट्स से भरी हुई थी। जिसने मेरी आंखें सबसे ज्यादा खींची वह शेन हाउयू की थी। 9 फोटो ग्रिड, सारी फोटोज में वह और एक लड़की बर्फ में। कैप्शन भी इंटरेस्टिंग था, पहली बर्फ पर सही नए इंसान से मिलना। यह देखकर सब कुछ समझ में आ गया। कोई हैरानी नहीं कि बाय निंगबिंग ड्रंकन होकर घर आई, अचानक गिफ्ट्स और प्यार बरसा रही थी। जिस इंसान से वह प्यार करती थी उसने किसी और को ढूंढ लिया था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने मेरे बारे में क्यों सोचा होता? मेरे आंखों में थोड़ी सार्डोनिक झलक आई। मैंने अपनी रिस्ट वॉच उतारी और टेबल पर रख दी। अगले कुछ दिनों में बाइनिंग बिंग बिल्कुल अलग हो गई, कहीं नहीं जाती, घर पर रहती, कहती कि वह मेरे साथ समय बिताना चाहती है। जब मेरा स्टमक ठीक नहीं था, जब वह क्वाइटली मेरे पास बैठकर कॉन्जी बनाती। जब मैं ट्रैवल एड पर ज्यादा देर तक देखता, वह नए साल के बाद हमारी ट्रिप प्लान करने लगी। शायद उसे चोट लगी थी, वह मुझे पहले से बेहतर ट्रीट कर रही थी, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने बीआई निंगबिंग को डिवोटेड गर्लफ्रेंड का रोल निभाते देखा। मेरे लिए हसल करती और मुझे कोई गिल्ट नहीं हुई। चलो उसकी आखिरी कोशिश को पुरानी डेट चुकाने का मान लें। इस तरह सोचकर मैं पहले से हल्का महसूस कर रहा था। बर्फ के रुकने के बाद मेरी मां ने कुछ सूट स्टाइल की फोटोज भेजी और पूछा कौन सा पसंद है। मैंने फोन उठाया और एक एक करके फोटोज देखा, हर डिटेल तक जूम करके। शायद मैं इतना फोकस्ड था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बाई निंगबिंग चुपचाप पास आ गई और फोन मेरे हाथ से खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। वेडिंग सूट? तुम वेडिंग सूट्स क्यों देख रहे हो? मैंने ब्लिंक भी नहीं किया। क्या मैंने पहले मेंशन नहीं किया? एक दोस्त की शादी है, उसके सूट में इशू आया और वह नया चुन रहा है। उसने मुझे ओपिनियन मांगा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीआई निंगबिंग ने अपनी सस्पिशन सेटल होने दी, फोन वापस दिया और कैजुअली कहा, मैं भूल गई शादी कब है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके पूरी तरह सिंसियर फेस को देखकर मेरे चेहरे पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भाव आया। 19 जनवरी, क्या तुम वाकई आना चाहती हो? डेट सुनकर बाय निनिंगबिंग थोड़ी स्टिल हो गई। मैंने उसे देखता रहा, क्वाइटली उसके जवाब का इंतजार किया। एक लंबी साइलेंस, फिर उसने स्ट्रेंड स्माइल दी। चलो, और करीब समय पर देखेंगे। उस बातचीत के बाद बाय निंगबिंग धीरे धीरे एक क्वाइट फॉग में खो गई। दिन ब दिन बिना कुछ कहे, बस थकावट में गुजर रहे थे। वेडिंग को कवर बनाकर मैंने कुछ नहीं छुपाया, अपने सामान को उसके सामने पैक किया। मैं इस रिवर साइड अपार्टमेंट में ग्रेजुएशन के बाद से रह रहा था। 6 साल का एक्यूमुलेटेड सामान हर कोने में फैला हुआ था। मैंने सिर्फ वही चीजें पैक की जो मैंने खुद खरीदी थी, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। बेजिंग वापस जाना मतलब होम टर्फ पर जाना। जो चीजें मिसिंग होंगी फिर खरीद लूंगा, बाकी वहीं रह सकती हैं। कभी कभी बाय निंगबिंग आती और सूटकेस देखती। उसने कभी अंदर क्या है पूछा नहीं। मुझे पता था उसका ध्यान पूरी तरह शेन हाओयू की बर्थडे पार्टी इनविटेशन पर था। उसे यह ध्यान नहीं था कि मैंने क्वाइटली अपने पर्सनल बैलेंसिंग्स का ज्यादा हिस्सा डिस्कार्ड कर दिया। बस जब तक कपल के कीपसेक्स जो मैंने चेरिश किए थे आए वहां उसकी नजर में रखे रहे, उसे कभी यह नहीं लगेगा कि मैं इस बार सच में जा रहा हूं। उसके नजर में मैं उसे इतना प्यार करता हूं, इतना पूरी तरह कि खुद छोड़ने का आइडिया उसके दिमाग में नहीं आएगा। इस माइंडसेट के साथ पैकिंग सरप्राइजिंगली आसान लग रहा था। 18 जनवरी, आसमान ग्रे और भारी था, बारिश आने वाली थी। बाय निंगबिंग सुबह जल्दी उठ गई थी। वह काउच पर बैठी थी, फोन में लगी हुई। मैं थोड़ा बाद में उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। हाउसकीपर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जियांग, लग रहा है बारिश होगी। क्या आपको एयरपोर्ट जल्दी जाना चाहिए? इस बात पर बाय निनिंगबिंग ने इंस्टिंक्टिवली देखा। एयरपोर्ट किस लिए? कल शादी है। तुमने कहा था सोचकर बताओगी, तय किया। मैं कैजुअली बोला और उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करने लगा। वह थोड़ी देर साइलेंट रही, फिर बोली, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मैंने आखिरी टोस्ट खाया, बेडरूम गया और लगेज उठाया। बाय निंगबिंग सीट बेल्ट बांध रही थी, तभी उसका फोन बज हुआ। उसने स्क्रीन पर टैप किया और अगले पल उसका यूजुअल कंपोजर टूट गया। चेहरे पर प्योर अनडिस्गाइज्ड खुशी आ गई। उसने फोन रखा, सीट बेल्ट अनक्लिप्ड किया और कार डोर खोला। वह बाहर निकल चुकी थी इससे पहले कि उसने एक्सप्लेनेशन दी। फिर वापस झुकी। आ फैन कंपनी में कुछ अर्जेंट आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा। इतने साल साथ रहने के बाद मैं उसकी आंखों में झलक पड़ सकता था। वह झूठ बोल रही थी।
मैंने उसे कॉल आउट नहीं किया, बस क्वाइटली सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते हुए उसे मैंने सोशल मीडिया खोला। बिल्कुल वही शेन हाओयू ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज पोस्ट की थी। अर्लियर पोस्ट वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इसका मतलब था जो प्रॉमिस शेन हाओयू ने सालों पहले किया था, अगर मैं 28 तक सिंगल रहा तो ट्राई करेंगे, वह फिर से उसकी उम्मीद बन गई थी। कोई हैरानी नहीं कि वह ग्लोइंग थी। ड्राइवर के आने तक बाय निंगबिंग ने व्हाइट इवनिंग ड्रेस पहन लिया था, ब्राइट आइड और रेडियंट, स्पोर्ट्स कार में स्लाइड करते हुए। उसने विंडो नीचे किया और वेव किया। तुम कब लौटोगे? मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने प्रेस नहीं किया। उसने स्पोर्ट्स कार तेज चलाया और गायब हो गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और उस कार को दूर जाते देखा। फिर ड्राइवर से क्वाइटली कहा, चलो। हल्की बारिश शुरू हो गई। विंडोज पर स्ट्रीक्स बन रही थी और बाहर सब ब्लर था। ग्लास के पार की दुनिया सॉफ्ट और अनक्लियर लग रही थी। मैं और नहीं देखना चाहता था। मैंने आंखें बंद की और क्वाइटली कहा गुड बाय। और सच में अलविदा बोर्डिंग से ठीक पहले मेरे पिता ने कॉल की। यदि आपको इसका नया चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस पर 2 के लाइक करा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही मानहुआ लेकर आता रहूं।